गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इमेजेस। किस तरह हम HTML इस्तेमाल करके हमारी वेबसाइट्स में, हमारी ऐप्स में, हमारे सॉफ्टवेयर में इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इमेजेस प्लेस कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और एडवांस टॉपिक है, तो इसका इंट्रोडक्शन आपको अच्छी तरीके से सुनना है और अच्छी तरीके से समझना है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमेज एलिमेंट कैसा दिखता है। ये है हमारा इमेज एलिमेंट। आपको स्क्रीन पे एक एग्जांपल नज़र आ रही है। ये देखिए, इसका ओपनिंग टैग है IMG। देखिए, इसका ओपनिंग टैग IMG है, लेकिन इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। ये टैग जो ओपन होता है, ये यहाँ पे शेवरॉन ब्रैकेट जो है वो क्लोज नहीं होता। ये इसके आउटपुट्स आ जाते हैं और इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लग के फिर हमारा जो ओपनिंग टैग है उसका शेवरॉन ब्रैकेट क्लोज होता है, लेकिन उसके बाद कोई क्लोजिंग ब्रैकेट अलग से नहीं आता IMG का। मैं आपको जो है थोड़ी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये ऊपर का टेक्स्ट थोड़ी देर इग्नोर कीजिए और यहाँ नीचे देखिए, जहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए। ये आपके हमारे टैग हो गए, ये हमारा ओपनिंग टैग हो गया, ये डेटा हो गया और ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया H1 का। हम इस तरह सारे एलिमेंट्स लिखते हैं HTML में, लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो है वो हैं सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट्स। वो इस तरह दिखते हैं कि जैसे हमारा IMG आया और ये खुद ही बंद हो गया। इसके ओपनिंग टैग के अंदर ही हमने फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया। तो जैसे H1 का टैग जो है वो इस तरह आता है और P का टैग जो है वो इस तरह आता है। H1 और P दोनों टैग्स में क्या है, ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है। उस तरह P में ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है, लेकिन इमेजेस में कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। इमेजेस में सिर्फ ओपनिंग टैग होता है। चलिए हम इसके बारे में और देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, हमारे पास ये जो कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, ये ओपनिंग टैग ही क्लोजिंग टैग है। इसे हम बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग, ये लिखा हुआ सेल्फ क्लोजिंग, यानी कि अपने आप को ही बंद कर देता है। इसको अलग से बंद करने का टैग नहीं चाहिए। अच्छा, इस एलिमेंट के पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, SRC और ALT। SRC का मतलब है सोर्स। जो इमेज हम इस्तेमाल करेंगे वो इमेज है कहाँ सेव हुई हुई, कौन से फोल्डर में सेव हुई हुई है, कौन से कंप्यूटर में सेव हुई हुई है, कौन सी वेबसाइट पे सेव हुई हुई है, वो उसकी सोर्स कहलाती है। उसके बारे में हम अभी बात करेंगे और हमारा अगला टॉपिक जो लिंक्स के बारे में है हम उसमें भी बात करेंगे। और हमारा जो ये ALT का एट्रीब्यूट है ये कहलाता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। ये तब है जैसे अगर हमारी इमेज नहीं बनी हुई आ रही होगी, क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा या कोई मसला है, तो हमारी इमेज की जगह ये चीज़ लिखी हुई आ जाएगी। तो ये हमारी इमेज जो है ये इसका एड्रेस है, ये मेरे पिक्चर्स के फोल्डर में सेव हुई हुई है और इमेज का नाम है code.png। अब ये मेरी पिक्चर नज़र आएगी, लेकिन अगर ये पिक्चर किसी वजह से नज़र नहीं आती तो उसकी जगह ये लिखा हुआ आएगा कोड इमेज। तो ये होता है मतलब सोर्स का और ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का। ये दो सोर्स और ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं, वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं और ये दोनों कंपलसरी होते हैं हमेशा इमेजेस के साथ। जो SRC सोर्स का एट्रीब्यूट है वो पिक्चर सेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और जो ALT का एट्रीब्यूट है वो जो डेवलपर है उसको इस्तेमाल करता है देखने के लिए कि इमेज यहाँ पे बनी हुई आएगी, और अगर नहीं बनी हुई आ रही तो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट डेवलपर को नज़र आ जाए। उसके अलावा जो लोग ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं, उनको सही से नज़र नहीं आता है, किसी भी तरह की बिनाई का मसला होता है उनको, वो लोग जो है वो भी इस टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं समझने के लिए कि ये जो इमेज है ये किस बारे में है। तो जैसे अगर आप इमेज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आप जो है दो लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, तो आप ये ALT के अंदर लिखेंगे 2 people are drinking tea। उसी तरह मशीन, जैसे कि हमारा कंप्यूटर है, ये गूगल का सर्च इंजन है, ये लोग जो है ALT का टैग इस्तेमाल करते हैं समझने के लिए कि जो हमारी पिक्चर है वो किस बारे में है। तो जैसे गूगल पे कोई अगर सर्च करेगा कि भाई दो लोगों की चाय पीती हुई पिक्चर दिखाओ, तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ होगा कि दो लोग बैठ के चाय पी रहे हैं पिक्चर में, तो फिर गूगल आपकी पिक्चर दिखाएगा गूगल पे।
तो इस तरह आपकी वेबसाइट जो है गूगल पे और ज़्यादा ऊपर बनी हुई नज़र आएगी और ज़्यादा हाई रेटिंग होगी आपकी वेबसाइट की। चलिए हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारी पहली एग्जांपल जो है ये रही, ये हमारा ज़रा टेबल है जिसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। ये हमारा ओपनिंग टैग आ गया जो कि सेल्फ क्लोजिंग है, क्लोजिंग टैग नहीं है इसका क्योंकि इमेज का क्लोजिंग टैग नहीं होता। और ये हमारी सोर्स आ गई इमेज की, ये हमारी इमेज का एड्रेस है कि ये इमेज है कहाँ। ये रिलेटिव यूआरएल है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे ज़्यादा। फ़िलहाल ये समझ लीजिए कि एब्सोल्यूट यूआरएल जो है वो शुरू से एड्रेस होता है, पूरा का पूरा एड्रेस होता है किसी चीज़ का। रिलेटिव यूआरएल जो है वो होता है कि हम कहाँ हैं, हम जहाँ हैं वहाँ से कहाँ हैं इस चीज़ का एड्रेस, इसे रिलेटिव यूआरएल बोलते हैं। इसके बारे में हम अगली वीडियो में और ज़्यादा बात करेंगे। फ़िलहाल जो है मैं आपको थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ हाथ के हाथ। यहाँ पे आप आके देखिए, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल आप विंडोज़ यूज़र्स हैं, ये आपका एड्रेस आ गया सी के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर माई पिक डॉट png, ये आपकी इमेज है, ये इसका एब्सोल्यूट यूआरएल है। अगर आपका वेब पेज जो है वो भी यहीं पर ही है, तो इस वेब पेज में जो आप इमेजेस यूज़ करेंगे आप देख सकते हैं इस वेब पेज में और ऊपर इमेज में, यहाँ तक तो सेम है एड्रेस दोनों का। ये एड्रेस इमेज का जो है नीचे वेब पेज के एड्रेस से सेम है, तो हम दोनों में से ये एड्रेस निकाल देंगे। ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हो गए। इसके बारे में हम अगले टॉपिक पे अगली वीडियो में ज़्यादा बात करेंगे। चलिए इसका ALT टेक्स्ट है अकोड इमेज, अगली एग्जांपल देखते हैं। अगली एग्जांपल जो है ये हमारी आ गई, यहाँ पे हमारी t.png हमारी पिक्चर है, ये हमारे पिक्चर्स के फोल्डर में है और ये अ कप ऑफ टी इसका ALT टेक्स्ट है। देखिए फिर से इमेज का जो है ओपनिंग टैग ही सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है और ये क्लोजिंग टैग नहीं होता इमेज एलिमेंट्स का। और ये हमारी सोर्स आ गई और ये हमारा टेक्स्ट आ गया। आ जाइए अब हम अपनी तीसरी एग्जांपल देखते हैं। ये हमारी तीसरी एग्जांपल देखिए, थोड़ी ज़्यादा बड़ी है साइज़ में लेकिन है बिल्कुल सेम चीज़, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, बस ज़्यादा बड़ी है साइज़ में। जो असली इमेजेस होती हैं वो इस तरह की दिखती हैं कुछ। देखिए ये इसकी ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग इसमें नहीं होता क्योंकि, तो इस वजह से क्लोजिंग टैग वाला एरिया खाली है। उसके बाद हम अपना SRC देखते हैं। ये पूरा इसका वेब एड्रेस है, ये इमेज ऑनलाइन जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी होस्टेड है, जहाँ पे भी सेव्ड है, वहाँ से हमने पूरा एड्रेस लिया और यहाँ पे लिख दिया। ये एब्सोल्यूट यूआरएल कहलाता है क्योंकि ये पूरा का पूरा एड्रेस है किसी इमेज का। अच्छा, अब ये हमारा ALT टेक्स्ट है, मैनी कार्स विद टेल गेट्स ओपन इन अ फूड इवेंट। ये हमारी इमेज है टेल गेट की। टेल गेट एक पार्टी होती है जिसमें सब लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर आते हैं, अपनी गाड़ियों के दरवाजे खोल लेते हैं और फिर अपने साथ खाना लेकर आते हैं, वहीं पर ही बनाते हैं, वहीं पर ही शेयर करके खाते हैं एक दूसरे के साथ। खैर, तो जो हमारी इमेज है टेल गेट की, उसके हमारे डिस्क्रिप्शन, हमारा जो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो हम लिखेंगे मैनी कार्स विद टेल गेट्स ओपन इन अ फूड इवेंट। आ जाइए अब हम इमेज की सोर्सेज की बात करते हैं। हमारी सारी इमेजेस जो है उनकी दो सोर्सेज होती हैं, या फिर हमारी फ्री सोर्सेज होती हैं, जैसे कि ये वेबसाइट है archive.org, ये unsplash.com, commons.wikimedia.org, freesvg.org। ये सारी वेबसाइट जो है ये हमारी फ्री वेबसाइट्स हो गई। हम इन वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं, इनके ऊपर से पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा इश्यूज़ के। अभी हम लाइसेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर जो एहतियात आपको करनी है ना वो ये है कि आप अगर अपनी वेबसाइट्स में या अपनी ऐप्स पे तस्वीरें इस्तेमाल कर रहे हैं तो या फिर वो तस्वीर आप खुद खींचें
या फिर अगर वो ऑनलाइन से कहीं से लेते हैं तो उसका लाइसेंस आपके पास हो, लाइसेंस आप साथ साथ लें, या फिर फ्री लाइसेंस वाली इमेज लें। तो ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे फ्री लाइसेंस वाली इमेजेस नज़र आ रही हैं वो इन सब जगहों से आपको मिल जाएंगी। अच्छा, पेड में आपके पास शटरस्टॉक की वेबसाइट है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है बहुत सालों से। वहाँ से आपको बहुत अच्छी इमेजेस मिल जाती हैं, लेकिन आपको पे करना पड़ता है उन इमेजेस के लिए। उसके अलावा फाइवर पे किसी को हायर कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो है एक वेबसाइट बनानी है। अब वो वेबसाइट है किसी और कंट्री के बारे में, वहाँ के ट्रैवल के बारे में, और आप उस कंट्री में नहीं रहते हैं, तो आप फाइवर पे किसी को हायर कर सकते हैं, वो वहाँ से फ़ोटोज़ खींच के आपको दे सकता है, और आप जो है अपनी वेबसाइट पे वो डाल सकते हैं, पूरा अपनी ब्लॉग पोस्ट, अपनी वेबसाइट पूरी बना सकते हैं उन पिक्चर्स से। फाइवर जो है वो ऑनलाइन जगह है, बहुत ही सस्ती। वहाँ पे आप जो है 500 रुपये से 5000 रुपये तक किसी भी प्राइस पे किसी को हायर कर सकते हैं अच्छी भली फ़ोटोज़ खींचने के लिए। फिर हमारा है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब ये जो है ये बहुत अच्छा तरीका है, और जो बड़े वेबसाइट डेवलपर्स होते हैं वो यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, ऑनलाइन पोर्टफोलियोज़ होते हैं फ़ोटोग्राफ़र्स के, हम उनके पास जाते हैं, फ़ोटोग्राफ़र्स, वीडियोग्राफ़र्स, म्यूजिशियंस, इनकी वेबसाइट्स पे जाते हैं हम, और इन लोगों से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं हम। जो इनका म्यूज़िक, इनकी फ़ोटोज़ वगैरह हमें पता होती हैं, वो हम इनसे डायरेक्टली ख़रीद लेते हैं इनका लाइसेंस। चलिए अब हम लाइसेंस के बारे में बात कर लेते हैं। लाइसेंसेस में हमारे पास अभी हम फ्री लाइसेंस के बारे में बात करते हैं। जो पेड लाइसेंसेस होते हैं और जो प्रोप्राइटरी लाइसेंसेस होते हैं उनके बारे में हम आगे जाके और बात करेंगे। फ़िलहाल हम फ्री लाइसेंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मोस्ट चीज़ें जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए फ्री ही काफ़ी होता है। जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर हमारा पेड का चक्कर करना पड़ता है लाइसेंसेस का, लेकिन जितने भी स्मॉल टू मीडियम साइज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें फ्री ही काफ़ी होती हैं चीज़ें। सबसे पहले सबसे ज़्यादा फ्री चीज़ आ गई, ये है पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन वो लाइसेंस है कि जिसमें वो चीज़ जो है वो पब्लिक की है। तस्वीर, म्यूज़िक, वीडियोज़ ये पब्लिक की हैं। अगर कोई ऐसी तस्वीर है जो कि पब्लिक डोमेन में है, बहुत पहले खींची गई थी, 70-80 साल पहले खींची गई थी वो तस्वीर, तो अब वो पब्लिक डोमेन में है। अब वो किसी की नहीं है, वो पब्लिक की है। आप उसे जैसे चाहे इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है। फिर दूसरी ये है CC0, क्रिएटिव कॉमन्स, या CC0, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस। इस क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस में क्या होता है कि जो पिक्चर्स, वीडियोज़ और म्यूज़िक क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस में होता है वो भी फ्री है, आप उसे जैसे चाहे इस्तेमाल करें। बाकी लाइसेंस के बारे में और अगर आपको पढ़ना है तो हम बाद में आगे जाके लाइसेंस के बारे में आपको और पढ़ाएंगे आपके कोर्स में। आगे 6-7 महीने बाद जो आपका कोर्स होगा, जो आपके लास्ट 3 मंथ्स होंगे, हम लाइसेंस को अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे उसमें। छोटा वेब डेवलपर, छोटा सॉफ्टवेयर डेवलपर, छोटा ऐप डेवलपर तो आप आसानी से बन सकते हैं, लेकिन ये लाइसेंस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको हाई लेवल डेवलपर बनना है तो। अगला लाइसेंस हमारा GNU-GPL लाइसेंस। ये आप समझिए कि क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस से थोड़ा कम फ्री है, क्योंकि इसमें आप जो है आप कोई चीज़ तो फ्री होती है, लेकिन आपको थोड़ा इस्तेमाल उसका देख करना पड़ता है। आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे इस्तेमाल नहीं कर सकते उस चीज़ का। इसके बारे में भी हम आगे जाके अपने लास्ट 3 मंथ्स में कोर्स के ज़रूर बात करेंगे। फिर हमारे पास MIT लाइसेंस है और BSD लाइसेंस है। ये देखिए सबसे नीचे वाला लाइसेंस जो है वो सबसे कम फ्री है, उसके ऊपर वाला ज़्यादा फ्री है, उसके ऊपर वाला और ज़्यादा फ्री है, ये वाला सबसे ज़्यादा फ्री है, ये वाला उससे भी ज़्यादा फ्री है। तो मेक श्योर करिए जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करें ये ऊपर के 2 लाइसेंस हैं, पब्लिक डोमेन या फिर CC0, इन लाइसेंसेस से हो। ज़्यादातर पब्लिक डोमेन से भी आप दूर रहिए, क्योंकि उसके भी कोई डाउन साइड्स होते हैं जो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। लेकिन देखिए अगर कोई चीज़ CC0 लाइसेंस है, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस है, तो आप उस चीज़ को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लाइसेंस के बारे में आगे जाके और लर्न करेंगे, फ़िलहाल हम अपनी अगली चीज़ के बारे में जाते हैं। अच्छा, इमेज मेटा डेटा, हम इमेज मेटा डेटा को डिस्कस करते हैं और उसकी 3 साइडों को डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप बहुत गौर से इसको देखिए और बहुत गौर से इसको सीखिए। एक-एक टॉपिक का मैं आपको छोटा-छोटा इंट्रोडक्शन दूँगा। एक-एक टॉपिक का मैं आपको छोटा-छोटा इंट्रोडक्शन दूँगा, और आपको उस इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छी तरीके से सुनना है, समझना है और याद रखना है। चलिए, सबसे पहले तो फॉर्मेट्स क्या-क्या होते हैं। इमेजेस में फॉर्मेट होता है JPG, JPEG, ये JPEG फॉर्मेट्स कहलाते हैं। और ये फॉर्मेट जो है ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आपका पिक्चर का साइज़ बड़ा हो तो आप पिक्चर का साइज़ छोटा करके रख सकते हैं इस इमेजेस में। अगली है PNG। ये PNG जो है ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है JPG से।
इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन इसमें अल्फ़ा चैनल भी मौजूद होता है। अच्छा, अल्फ़ा चैनल क्या होता है? अल्फ़ा चैनल के बारे में आप सीख लेते हैं। अल्फ़ा चैनल ये होता है कि जब किसी इमेज में बैकग्राउंड वाइट हो या ब्लैक हो या नहीं हो। अगर एक इमेज है चाय के कप की, अब अगर उसके पीछे वाला हिस्सा पूरा जो है वाइट है, जैसे टेबल पे रखी है, टेबल पे वाइट चादर बिछी हुई है, तो वो आपकी इमेज जो है वो वाइट कलर की होगी बैकग्राउंड से। अगर आप उस इमेज को किसी चीज़ के ऊपर प्लेस करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, अपने सॉफ्टवेयर में, तो वो पीछे वाली चीज़ छुप जाएगी, क्योंकि सामने वाली इमेज और उसका वाइट बैकग्राउंड उसके ऊपर आ जाएगा। अगर बैकग्राउंड ब्लैक है तो वो ब्लैक बैकग्राउंड ऊपर आ जाएगा। अगर आपने टेबल पे ब्लैक चादर बिछाई हुई है, वो ब्लैक बैकग्राउंड ब्लैक ऊपर आ जाएगा उस चीज़ के। लेकिन अगर आपकी बैकग्राउंड अल्फ़ा चैनल का है, यानी कि बैकग्राउंड नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ एक चाय की कप की तस्वीर है और कुछ भी नहीं, बाकी चीज़ें आपने किस तरह सॉफ्टवेयर से मिटा दी, वो हम बाद में आपको सिखाएंगे किस तरह आपने सॉफ्टवेयर से मिटा दी। तो फिर जब आप अपनी तस्वीर किसी और तस्वीर के ऊपर रखेंगे ना अपने डॉक्यूमेंट में, तो जो ऊपर वाली तस्वीर है वो नीचे वाली तस्वीर को छुपाएगी सिर्फ चाय के कप वाले हिस्से से। बाकी जो बैकग्राउंड है उसकी जगह पीछे वाली इमेज नज़र आएगी आपको। बाद में हम इसका और प्रैक्टिकल देखेंगे जब हम अपनी इमेज प्रोसेसिंग के सेक्शन में जाएंगे। जब ये हमारा 6 महीने बाद इमेज प्रोसेसिंग का और ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स शुरू होगा, तब हम उसको देखेंगे और इसके एग्जांपल हम आगे देखते जाएंगे। हमारा जो CSS का सेक्शन अगले महीने शुरू होगा उसमें भी आ जाइए। SVG में भी अल्फ़ा चैनल होता है, यानी कि बैकग्राउंड क्लीन कर सकते हैं आप उसका। और SVG जो है उसका रेजोल्यूशन भी इन्फिनिट होता है। इसके बारे में हम आगे जाके बहुत ज़्यादा बात करेंगे। हमारे ग्राफिक डिज़ाइन के कोर्स में बहुत ज़्यादा SVG की बात की जा रही है। SVG ग्राफिक्स जो है वो मेरी स्पेशलिटी है, तो मैं मेक श्योर करूँगा कि आप लोग भी SVG ग्राफिक्स को अच्छी तरह सीख लीजिए, क्योंकि देखिए फिर से अल्फ़ा चैनल भी है SVG ग्राफिक्स में, और उसके साथ साथ इन्फिनिट रेजोल्यूशन। आप अपनी इमेज को कितना ही बड़ा या छोटा कर लें, आपकी इमेज बिल्कुल साफ नज़र आएगी, कोई ब्लर या किसी तरह का मसला नहीं होगा इमेज में। आइए अगली है ये टिफ EP लॉसलेस। ये जो कैमरा से DSLR कैमरा से आप फ़ोटो खींचते हैं, ये नेचुरली इस फॉर्मेट में होती है, और फिर आप उसको जब चेंजेस करते हैं तो उसके अंदर जो है किस तरह का लॉसी कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से इमेज का साइज़ छोटा तो हो पाता है, लेकिन उसका रेजोल्यूशन भी ख़राब होने लगता है थोड़ा थोड़ा। आपको पता नहीं चलता वैसे, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा साइज़ चेंज करेंगे या कोई मसला कोई एडिटिंग वगैरह करेंगे, तो फिर आपको जो है पता चलेगा मसला कि इमेज ब्लर हो रही है, पिक्सलेट हो रही है, ख़राब हो रही है थोड़ी सी। तो इस वजह से हम पिक्चर जब खींचते हैं वो इस फॉर्मेट में होती है, फिर हम उसे बाकी किसी फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं अपने यूज़ के हिसाब से। फिर या और भी फॉर्मेट्स हैं, BMP, PDF वगैरह, आपने इनको यूज़ किया होगा, लेकिन जो मेन फॉर्मेट है हमारे वो ये 3 फॉर्मेट हैं, PNG, SVG और TIFF। ये 3 फॉर्मेट्स के बारे में हम आगे जाके और सीखेंगे। उसके अलावा ये DJU भी एक और फॉर्मेट है जो मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इसका वेब डेवलपमेंट से इतना ताल्लुक़ नहीं है। बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे अगर हमें टाइम मिलेगा तो। आज अब हम स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तो होता है रेजोल्यूशन। जितना हाई रेजोल्यूशन होगा किसी इमेज का, उतनी ज़्यादा क्लियर वो नज़र आएगी, उतनी ज़्यादा अच्छी वो नज़र आएगी, ये समझ लीजिए आप। फिर है DPI, PPI। इसका ताल्लुक भी रेजोल्यूशन से होता है, लेकिन आप ये समझो जितना हाई DPI होगा, जितना हाई PPI या DPI होगा, ये DPI का मतलब होता है डॉट्स पर इंच, और PPI का डॉट्स पिक्सल्स पर इंच। ये दोनों रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन आप ये समझिए DPI या PPI जितना हाई होगा, आपकी इमेज जो है वो उतनी ज़्यादा क्लियर होगी, लेकिन आपकी इमेज का साइज़ भी उतना बड़ा होगा, उतनी ज़्यादा MBs की आपकी इमेज होगी। फिर डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। डायमेंशन जो है वो भी साइज़ जैसी चीज़ होती है। आप ये समझ सकते हैं कि आपकी जो तस्वीर है वो 4 इंच बाय 5 इंच की है, तो ये आपकी इमेज का डायमेंशन हुआ। 6 इंच बाय 7 इंच की है, तो ये आपकी इमेज का डायमेंशन हुआ। बाद में हम रेशोज़ के बारे में पढ़ेंगे अपने ग्राफिक्स के कोर्स में, जो 6 महीने बाद हमारा ग्राफिक्स वाला सेक्शन शुरू होगा, तो उसमें हम ग्राफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे 16:9 के रेशो के बारे में, और क्या ताल्लुक़ होता है उसका स्क्रीन साइज़ से, मोबाइल की भी और लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, इन सब की भी। अच्छा, फॉर्मेट्स ही आपको हमने पढ़ा दिए, सारे फॉर्मेट्स हैं। इसके अलावा और भी फॉर्मेट्स होते हैं, फॉर्मेट्स का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इमेजेस में। फिर अल्फ़ा चैनल के बारे में हमने अभी बात की थी। अल्फ़ा चैनल क्या होता है? अल्फ़ा चैनल होता है जब बैकग्राउंड क्लीन हो, ना वाइट हो, ना ब्लैक हो, ना किसी और कलर का हो, बैकग्राउंड हो ही नहीं। अगर चाय का कप है तस्वीर में, सिर्फ चाय का कप हो, बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं हो उसका। ये हम कैसे करते हैं, ये हम एडिटिंग करके करते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे। फिर फ़िल्टर्स होते हैं। फ़िल्टर जो है वो किसी इमेज को चेंज करते हैं। अभी हम फ़िल्टर्स के बारे में अभी थोड़ी देर बाद और बात करेंगे। फ़िल्टर जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, किसी इमेज को चेंज और एडिट करते हैं जिस तरह हमें चाहिए उस तरह।
ट्रांसफॉर्मेशंस किसी इमेज को मूव करती हैं, चेंज करती हैं, उसका शेप चेंज करती हैं, हम इसके बारे में अभी और बात करते हैं। फिर ग्रुप्स और बूलियन ट्रीज होते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये फ़र्क है ग्राफिक डिज़ाइनर्स में और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में। ग्राफिक डिज़ाइनर्स को अक्सर ग्रुपिंग, बूलियन ट्रीज, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और इस वजह से वो अक्सर ऐसा करते हैं जैसे कि आप कहीं ऑफिस में जाएँ काम करने, आप वेबसाइट बना रहे हैं और ग्राफिक्स का काम कोई और करके आपको दे रहा है और इसके साथ आपका काम मुश्किल होगा। एज अ वेबसाइट डेवलपर, एज एन ऐप डेवलपर आपका काम मुश्किल होगा। जो आपको करना है वो ये है कि आपको अच्छी तरह ग्राफिक्स का काम सीख रहे हैं और फिर ताकि आप ग्राफिक डिज़ाइनर से ज़्यादा अच्छा जानते हो और आप उसको सिखा सकें कि आपको किस तरह ग्राफिक चाहिए, ताकि आप उसको अच्छी तरह अपनी वेबसाइट में या अपनी ऐप में इस्तेमाल कर सकें। तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ग्राफिक्स का काम सीखना भी बहुत ज़रूरी है और ये हम सीखेंगे हमारे कोर्स के 6th मंथ में। हमारा ग्राफिक्स का काम शुरू होगा। फिर हम बात करते हैं जी इंडेक्सिंग और अरेंजमेंट्स के बारे में। ये वही होता है कि कौन सी इमेज ऊपर है, कौन सी इमेज नीचे है, कौन सा एलिमेंट ऊपर है, कौन सा नीचे है। जो ऊपर होगा वो पीछे वाले को छुपा देगा अपने से। इसके बारे में हम आगे जाके और प्रैक्टिकल देखेंगे जब हमारा ग्राफिक्स वगैरह कोर्स होगा। अब हम फिल्टर के बारे में बात करते हैं। अच्छा, फिल्टर का के अंदर यू रोटेशन होती है। यू रोटेशन होती है जिसमें हम अपनी इमेज का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं। बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन बेसिकली हम जब कलर थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे हमारा ग्राफिक्स का जो, फिर अगेन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हमारा जो कोर्स का जो हम अभी कर रहे हैं फ्रंट एंड का 1 साल का कोर्स, ये कोर्स पैक में जो 6th मंथ है तब से हमारी ग्राफिक्स की ज़्यादा ट्रेनिंग शुरू होगी और जो अभी हमारा अगला महीना है जो हमारा 2nd मंथ है, इसमें हम CSS की और स्टाइलिंग की बहुत सारी ट्रेनिंग करेंगे। तो आप यू रोटेशन दोनों में सीख जाएंगे। यू रोटेशन क्या होती है? जो हमारी इमेज है हम उसकी कलर्स को रोटेट करते हैं उनकी यूज़ के हिसाब से। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जैसे अगर आपकी इमेज में रेड कलर जो हैं आप उनको रोटेट करेंगे तो येलो बन जाएंगे, थोड़ा और रोटेट करेंगे वो ग्रीन बन जाएंगे, थोड़ा और रोटेट करेंगे वो ब्लू बन जाएंगे। उसी तरह जो ब्लू हैं वो रोटेट रोटेट होते इवेंचुअली रेड बन जाएंगे। तो ये सारी कलर्स और यू रोटेशन जो है ये चीज़ प्रैक्टिकल से देखने में आपको ज़्यादा आएगी और अगले महीने हम इसका जब CS का कोर्स होगा इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। आ जाइए, ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो ये होता है, देखिए एक तो बॉक्स शेडो होता है जिसमें हर चीज़ जो है उसका शेडो बॉक्स की शेप का होता है और एक ड्रॉप शेडो होता है जिसमें हर चीज़ का जो शेप होता है उसी शेप का उसका शेडो भी होता है। तो अगर आप चाय का कप रख रहे हैं तो चाय का कप का शेडो चाय के कप जैसा ही दिखेगा, उसका साया चाय के कप जैसा ही दिखेगा, उसे हम कहते हैं ड्रॉप शेडो। लेकिन अगर उसका साया बॉक्स जैसा दिखता है तो उसे हम कहते हैं बॉक्स शेडो। उसके बारे में भी हम आगे जाके और सीखेंगे। सैचुरेशन क्या होती है कि कोई इमेज कितनी ब्लैक एंड वाइट है, जितनी ज़्यादा सैचुरेशन होगी उतनी ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट होगी वो इमेज। फिर ये होती है हमारी यू। यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्लू लिखा हुआ है लेकिन असल में होता है यू। अच्छा, ये बात हो रही है यू के बारे में, ये बात हो रही है ब्लर के बारे में। यहाँ पे ब्लर की जगह ब्लू लिखा हुआ है। ब्लर जो है वो क्या होता है कि कोई इमेज जो है वो कितनी धुंधली नज़र आ रही है, कितना ब्लर है उसमें। जितना ज़्यादा ब्लर होगा इमेज उतनी धुंधली होगी, क्लियर नज़र नहीं आएगी। अच्छा, और भी बहुत सारे फ़िल्टर्स होते हैं, हम इनके बारे में और सीखेंगे। अब हमारे बारे में बात आ गई, ट्रांसफॉर्मेशन से बात आ गई। ट्रांसफॉर्मेशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। इसे बोलते हैं बेसिकली इमेज को मूव करना। ट्रांसलेशन का मतलब है मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये मैथमेटिक्स की टर्म है। मैथमेटिक्स में ट्रांसलेशन का मतलब होता है चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है। तो अगर इमेज लेफ्ट से राइट मूव करिए इसे बोलेंगे ट्रांसलेशन, ऊपर से नीचे मूव करिए इसे बोलेंगे ट्रांसलेशन। फिर है रोटेशन। रोटेशन तो आसान है, रोटेशन का मतलब है रोटेट करना, कोई इमेज घुमा देना। रोटेशन में भी 2 चीज़ होती हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन जिसका मतलब होता है राइट की तरफ रोटेट करना घड़ी के साथ, जिस तरह घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं उसी तरह रोटेट करना। फिर होती है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन जिसका मतलब होता है जो घड़ी के साथ मूवमेंट है उसका उल्टा मूव करना। ये उल्टे हाथ की तरफ मूवमेंट होती है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन और सीधे हाथ की तरफ होती है क्लॉकवाइज रोटेशन। फिर होती है स्क्यू और स्ट्रेच। ये बेसिकली इस्तेमाल होता है इमेज को ख़राब करने के लिए, खींचने के लिए, उसका शेप चेंज करने के लिए। फिर होता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव जो है वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है लेकिन उसका बेसिकली बारे में बात ये है कि आप कहाँ खड़े हैं और वहाँ से आपको चीज़ कैसी नज़र आ रही है। अगर आप इन चीज़ की इमेज को बिल्कुल सामने से देखेंगे तो आपको बिल्कुल सही नज़र आएगी, लेकिन अगर आप उसको एंगल पे से देखेंगे तो आपको फ्लैट नज़र आएगी और फ्लैट होते होते जो है वो और चपटी होती जाएगी। इसका ताल्लुक होता है पर्सपेक्टिव से। इसका भी प्रैक्टिकल हम अगले महीने CSS में सीखेंगे। और फिर जी इंडेक्सिंग होती है, जिस तरह की हमने जी इंडेक्सिंग के बारे में यहाँ बात की, यहाँ पे भी हम उसी के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में जी इंडेक्स कैसे चेंज करते हैं किसी चीज़ का।
आगे पीछे लेफ़्ट राइट कैसे करते हैं चीज़ों को, आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे करते हैं चीज़ों को, ये एक्स और वाई इंडेक्स होता है। जी इंडेक्स होता है कि चीज़ें जो है एक दूसरे के ऊपर रखते हैं हम। जिसका जितना ज़्यादा जी इंडेक्स होगा वो उतनी ऊपर आएगी, और जिसका जितना कम जी इंडेक्स होगा उतनी नीचे जाएगी, वो छुप जाएगी चीज़ों के पीछे। आ जाइए, अभी साइजिंग और प्लेसमेंट जो है ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इसका बेसिकली ताल्लुक ये है कि हम स्केल और रीसाइज इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं अपनी इमेज पे। छोटी इमेज बड़ी हो जाती है साइज़ में, बड़ी इमेज छोटी हो जाती है साइज़ में। और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं ट्रांसफॉर्मेशंस में। ये अगले महीने जब हम CSS चीज़ सीखेंगे हमारे सेकंड मंथ में, तो हम ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस का प्रैक्टिकल देखेंगे और सारे फिल्टर्स का प्रैक्टिकल देखेंगे। आइए अब हम आज की लेसन का प्रैक्टिकल देखते हैं, हमारी इमेजेस कैसे हमें अपने डॉक्यूमेंट में प्लेस करनी है। देखिए ये हमारे पास डेटा है और ये हम रन कर रहे हैं, तो ये लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम कोनी आइलैंड, एक बहुत फेमस जगह है, मुझे बहुत पसंद है। कोनी आइलैंड के बारे में हम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमारी हेडिंग है और ये हमारा पैराग्राफ है, और ये हमारा राइट पे डिस्प्ले आ रहा है। अब देखिए अगर हम इस हेडिंग को यहाँ पे हम इमेज भी डाल दें, हम इमेज लेकर आते हैं। चलिए ये हमारा विकिपीडिया पेज है, देखिए इसका URL, ये इसका URL आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये URL आप देखिए, ये en.wikipedia.org/wiki/Coney Island, यहाँ से आपने कोनी आइलैंड की इमेज निकालनी है। ये राइट क्लिक किया मैंने इस पर और मैंने ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक किया। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा नया टैब खुल गया। जब ये टैब खुलेगा तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। जब ये टैब खुलेगा तो ये ऐसा दिखेगा। जब आप यहाँ पे पिक्चर है और पिक्चर में यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं पिक्चर के अलग अलग साइज़ के, हम अपने यूज़ के हिसाब से साइज़ लिखेंगे। अगर हमें पूरी स्क्रीन की साइज़ की चाहिए तो हम बड़ी पिक्चर लेंगे, हमें छोटी स्क्रीन की साइज़ चाहिए तो हम छोटी पिक्चर लेंगे। यहाँ पे मैं सबसे छोटा साइज़ ले रहा हूँ 320x213। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारी इमेज खुल गई। अब हमें लेनी कैसे है ये इमेज, हमें जो है ये राइट क्लिक करना है यहाँ पे और कॉपी इमेज लिंक पे क्लिक करना है। फिर हमें अपने एडिटर में वापस जाना है और ये हमारी इमेज यहाँ पे पेस्ट करनी है। कैसे पेस्ट करनी है, हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है और पेस्ट पे क्लिक करना है। ये हमारी इमेज आ गई यहाँ पे। लेकिन अगर हम इसे रन करें, देखिए अगर हम इसे रन करें तो कुछ भी नहीं हुआ, बस वो इमेज का जो URL है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, इमेज का एड्रेस। अब हम ये हमारा जो कोड है इसे हम HTML में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी कोनी आइलैंड की हेडिंग को हम हेडिंग बनाते हैं। ये हमारी हेडिंग आ गई। या हमने इसे सेव किया, रन किया, तो ये हमारी हेडिंग बन गई। उसी तरह ये नीचे हम अपना पैराग्राफ बनाते हैं। सेव किया और रन किया, ये हमारा पैराग्राफ बन गया। अब हम अपनी पिक्चर बनाते हैं। पिक्चर ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही यहाँ पे सीखने आए हैं हम। ये हमारा IMG लिखा हमने और ये हमने लिखा SRC, ये इक्वल का साइन डाला और फिर ये हमने कोटेशन मार्क ओपन किए डबल। ये हमारी जो शिफ्ट की होगी कीबोर्ड पे, उसके ऊपर, और जो एंटर की है उसके लेफ्ट पे होगा कोटेशन मार्क की। ये आप डबल भी इस्तेमाल कर सकते हो या आप सिंगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं डबल इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद ये खाली स्पेस हटा दिया, ये हमारा एड्रेस पूरा शुरू हो गया। और ये हमारा एड्रेस के एंड में आए हम, बिल्कुल जहाँ पे JPG लिखा हुआ है उसके आगे। और हमने ये कोटेशन मार्क वापस लगा दिया यहाँ पे। फिर हमने स्पेस मारा, फॉरवर्ड स्लैश लगाया, शेवरॉन ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हमने इसे सेव किया, हमने इसे रन किया, देखिए हमारी इमेज आ गई। इतना आसान है हमारे लिए इमेज डालना। हमने सिर्फ URL लेना है और उसकी पहले इमेज और SRC लगाना है और आखिर में शेवरॉन ब्रैकेट बंद कर देना है, बस। कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह हम एक और इमेज देखते हैं फिर से कोनी आइलैंड के पेज पे जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे और कोई इमेज है। ये आ गई इमेज हमारी कोनी आइलैंड। ये हमने इस पर राइट क्लिक किया, हमने ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक किया, ये हमारी खुल रही है। कोनी आइलैंड वाली पिक्चर्स हम बंद कर देते हैं।
ये हमारी कोनी आइलैंड की पिक्चर खुल रही है। जब तक ये खुलती है तब तक हम इसके बारे में बात करते हैं। ये हमारे इमेज और सोर्स का टैग। ये किस तरह सोर्स का टैग जो हमने दिया उसके अंदर हमारा इमेज का एड्रेस गया। यहाँ पे हम आगे ALTV लगाते हैं और लिख देते हैं आ पिक्चर ऑफ कोनी आइलैंड। सेव किया, रन किया और देखिए कुछ भी नहीं हुआ। इस वजह से कि कुछ तो हुआ है, हमें नज़र नहीं आएगा लेकिन हमारे वेब पेज पे। ये हमारे देखने के लिए नहीं है, ये गूगल सर्च इंजन के देखने के लिए है। ये उन लोगों के लिए जो नाबीना हैं, उनके पास स्क्रीन की जगह दूसरी डिवाइसेज हैं जिनसे वो रीड कर रहे हैं वेब पेजेस, उन लोगों के लिए ये ALT कॉन्ट्रीब्यूट। ये हमारे लिए जो हम वेब पेज देख रहे हैं अपनी आंखों से, इसके लिए नहीं है ये। तो ये हमें नज़र नहीं आता लेकिन ये होता है। आ जाइए, अब हम इमेज के टैग दूसरी इमेज प्लेस करते हैं। ये हमारी कोनी आइलैंड की दूसरी इमेज आ गई। इसमें हमने सेलेक्ट किया यहाँ सबसे छोटा साइज़। ये सबसे छोटी इमेज आ गई। ये हमने URL कॉपी कर लिया यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। राइट क्लिक किया इमेज पे, आप राइट क्लिक करें और कॉपी इमेज लिंक कर लें। फिर हम यहाँ पे गए IMG SRC कोटेशन मार्क, यहाँ पे हमने ये इमेज लगा ली। देखिए हमने ALT डाला, ओवरहेड व्यू। ये ALT में हमने ओवरहेड व्यू लिखा और इसे हमने सेव करके रन किया। देखिए यहाँ पे ओवरहेड व्यू लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने इसे वो नहीं दी, सोर्स नहीं दी इसकी, तो इसका व्यू ओवरहेड व्यू आ रहा है। आ जाइए, हम ये हमारा इमेज का लिंक कॉपी किया हमने यहाँ से और हम सोर्स में गए। यहाँ सोर्स में हमने इसे पेस्ट किया। देखिए कोटेशन मार्क यहाँ पे खुला है और इसके अंदर पेस्ट हुआ और कोटेशन मार्क यहाँ पे बंद हो गया। अब हम इसे सेव करते हैं, रन करते हैं। ये हमारी दूसरी इमेज भी लोड होगी। देखिए हमारी दोनों इमेजेस यहाँ पे बनी हुई आ रही हैं आराम से। ये हमारा वेब पेज का डिस्प्ले है। हम देखते हैं एक और बार इसको सीख लेते हैं। हम देखते हैं और कोई इमेज हमें अच्छी मिल जाती है तो ये ली। हम इसको न्यू टैब में खोलेंगे, हम इसका इंतज़ार करेंगे खुलने का। जब तक ये खुल रही है तब तक हम अपना वेब पेज के बारे में देखते हैं। ये हमारी हेडिंग ऊपर आ रही है अलग लाइन पे। ये हमारी इमेजेस सारी एक ही लाइन में आ रही हैं और ये हमारा पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। इन सबको हम आगे जाके हमारे अगले महीने में जब हमारा CSS का कोर्स सेकंड मंथ में शुरू होगा तो हम अच्छी तरह सीखेंगे कि इसको और डिज़ाइन कैसे करते हैं। आ जाइए, ये हमारी इमेज खुल गई। सबसे छोटा साइज़ लिया इसमें हमने, ये आ गया। ये हमने यहाँ से नहीं, यहाँ से राइट क्लिक किया और कॉपी इमेज लिंक की। फिर हम यहाँ पे आते हैं, फिर हमने वही किया। इस बार हम पैराग्राफ की बात करते हैं थोड़े स्टाइल के लिए। नीचे आ गए IMG SRC, 2 कोटेशन मार्क और ये बंद। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमने इसे पेस्ट किया, इसकी सोर्स को हमने सेव किया, हमने रन किया और देखिए हमारी इमेज बनी हुई आ गई हम यहाँ पे। तो इसी तरह जो है अब आपको आपका असाइनमेंट करना है। इस हफ्ते मैं आपको एक असाइनमेंट भी दे रहा हूँ और मैं आपको क्विज भी दूंगा। पहले आपको असाइनमेंट मिला है और असाइनमेंट जो है वो आपको करना होगा थर्सडे से पहले। जो आपकी नेक्स्ट क्लास है उससे पहले आपको अपना असाइनमेंट करना होगा। और मंडे को आपको मिलेगा एक क्विज़ और वो क्विज़ आज की वीडियो और मंडे की वीडियो दोनों की चीज़ें कवर करेगा एक ही वीडियो में, एक ही क्विज़ में। तो आपको आज की वीडियो भी अच्छी तरह सीखनी है और फिर थर्सडे को जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको जो वीडियो मिलेगी लिंक्स की, आपको वो भी अच्छी तरह सीखनी होगी। और फिर थर्सडे को जो आपको क्विज़ मिलेगा उसमें आपको दोनों वीडियोस के बारे में सवाल के जवाब देने होंगे। अच्छा, आपका असाइनमेंट क्या है? आपका असाइनमेंट ये है, जैसे यहाँ पे पेज बना हुआ है आपको ऐसा ही एक पेज बनाना है। ये मैंने कोनी आइलैंड के बारे में बनाया है, आप जो है अपनी पसंद की जगह के बारे में बना सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग है, यहाँ पे 2 इमेजेस होनी चाहिए, यहाँ पे जो है
पैराग्राफ और यहाँ पे एक और इमेज। यही चीज़ आपको बनानी है। फिर आपको उसकी कोड की तस्वीर मुझे सेंड करनी है और ये आउटपुट की तस्वीर मुझे सेंड करनी है। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में आपके जो भी सवालात होंगे आप वो मुझसे जब चाहे पूछ सकते हैं। और इससे पहले आप मुझसे कोई भी सवाल पूछें, मेक श्योर करिए कि वीडियो आपने अच्छी तरह देखी है, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा देखी है, और अच्छी तरह आपने जो है एक एक चीज़ पे, एक एक सिंबल पे ध्यान दिया है। यहाँ पे देखिए हमने ये डबल कोटेशन यूज़ किया है, सोर्स कॉन्ट्रीब्यूट, इमेज का ओपनिंग टैग है लेकिन क्लोजिंग नहीं है, वो सेल्फ क्लोजिंग। ये सब चीज़ें आपने अच्छी तरह सीख लेनी है। ठीक है, मैं ज़्यादा चाहता हूँ